अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा शनाज और आज सेठी साहब का साथ मुझे स्टूडियोज़ के बजाय फ़ोन लाइन पर हासिल होगा क्योंकि सफ़र की तवालत की वजह से आज सेठी साहब हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं स्टूडियो, लेकिन कल से वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। जी सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो मामला है कि जो पाकिस्तान का सफ़र है इलेक्शन की तरफ, वो अब महदूद और मुख्तसर रह गया है। फरवरी का चांद नज़र आते ही जो इलेक्शन की गहमा गहमी है और पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको अब पहियों के बजाय पर लग गए हैं, लेकिन ये जो पर हैं ये कहीं कहीं कुतरे जा रहे हैं और वो है दहशतगर्दी के वाक़यात जो इसका सबब बन रहे हैं। आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनको थ्रेट्स मौसूल हो चुके हैं और उनमें मोहसिन दावड़ साहब और अमीर मकाम साहब भी शामिल हैं। जबकि बलूचिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी के 17 वाक़यात हुए हैं और इसमें 12 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ज़्यादातर अगर इन वाक़यात की नौइयत पर गौर किया जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के दफातर और उम्मीदवार भी टारगेट पर हैं। केपी और बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज खुसूसी इजलास तलब किया, जिसके बाद एक बड़े फैसले की तवक्को की जा रही थी कि शायद इंतखाबात इन सूबों में मुलतवी हो जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर इन खबरों को झुटला दिया है और ऐसी नौइयत की तमाम अफवाहों के हवाले से उनका ये कहना था कि खारिज अज़ इम्कान है कहीं भी इलेक्शन का अल्तवा। तो सेठी साहब, जब हम इन वाक़यात को देखते हैं और इस वक्त मामले की हसासियत को देखते हैं कि पाकिस्तान अब इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, कैंपेन चल रही है, उम्मीदवार मैदान में हैं, रैलीज़ हो रही हैं, सभी निशाना है बिला तखसीस। अगर हम बात करें PTI भी है, उसमें PMLN भी है, अवामी नेशनल पार्टी तो पहले की तरह फिर निशाना बन रही है, पीपल्स पार्टी भी टारगेट है, दीगर सियासी जमातें भी निशाना बन रही हैं। तो ये जो वाक़यात हैं अपनी डेप्थ में, क्या ये पुराना पैटर्न ही है या कुछ नया है अब की बार? ऐसे है कि पहले भी इलेक्शंस के दौरान या उससे कबल सियासी जमातों के को टारगेट किया जाता था, मगर पिछले 2-3 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये फैसला सुनाया गया कि वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करेंगे और वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। और ऐसे ही हुआ, TTP की तरफ से सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक्स नहीं हो रहे। अलबत्ता एक नया खिलाड़ी गेम में कूद पड़ा है, वो है इस्लामिक स्टेट खोरासान या दाइश जिसे कहते हैं आप। दाइश का जो मकसद है वो बिल्कुल फर्क है फ्रॉम TTP। दाइश बिल्कुल इंतशार फैलाना चाहता है, अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाहता है और कंफ्यूजन और केओस क्रिएट करना चाहता है, और उसके लिए टारगेट करना सियासी जमातों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। तो इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, या जो सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो तो या तो दाइश की तरफ से हो रहे हैं या फिर कुछ अपने जो आपस की लड़ाई झगड़े हैं कबायली इलाकों में, वहां से उनको वहां से भी हो रहे हैं। तो मगर मैं समझता हूँ ये जो पिछले 8-10 दिन में कुछ अटैक्स बढ़ गए हैं। मैंने पढ़ा है दाइश के मैनिफेस्टो और दाइश की जो वेबसाइट्स है कि ये वो करेंगे, इसलिए मुझे तो कोई खास सरप्राइज नहीं है कि ऐसे हो रहा है और आगे भी होगा। और ये गालिबन फ्रंटियर इलाकों में जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बलूचिस्तान में और KP में और फाटा पुराना एक्स फाटा में, वहाँ ये आसान है उनके लिए। अब लाहौर कराची वगैरह धमकियां तो होती हैं, कोशिश उनकी जारी होती है कि यहाँ तक पहुँचे, मगर उनकी जो लॉजिस्टिक्स है वो इतनी अभी तक तकड़ी नहीं है, इसलिए एक आध चीज कर सकते हैं। थ्रेट्स बिल्कुल है, मगर मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं होंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बयान आया है ये बड़ा सख्त बयान है, और बाकी जो भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जी इलेक्शन शायद पोस्टपोन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अब तो लोगों को यकीन आ गया होगा कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे, जो भी हो जाए। अच्छा, अब अर्जी है कि इक्का दुक्का अटैक्स के साथ इलेक्शन नहीं पोस्टपोन होते, तो इसलिए वो अगर अटैक्स भी जारी रहे तो कुछ नहीं होगा। अलबत्ता अगर कोई बहुत बड़ा सियासी लीडर और 2-3 बड़े सियासी लीडर हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके ऊपर कोई अटैक कामयाब हो जाए तो फिर ऐन मुमकिन है, जैसे कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के केस में हुआ कि 1-8 महीने के लिए या 2 महीने के लिए डिले हो जाए। और इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई टेररिज्म की वजह से या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इलेक्शंस पोस्टपोन होंगे।
ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अब खारिज हैं, आने वाले दिनों में भी मोहतात रहना होगा और ये भी इत्तलात थी कि रिव्यू भी किया जा सकता है इस फैसले को अगर मज़ीद वाक़यात होते हैं, बट आप कह रहे हैं कि ऐसे चांसेस नहीं हैं। सिर साहब, ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इंतखाबात दो मराहिल में भी मुनक्किद किए जा सकते हैं। जो मुतालबात मौलाना फजलुर रहमान के भी थे कि यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल और सर्दी बर्फ़बारी भी हो रही है बहुत शदीद, क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी देर से हुई लेकिन शदीद बर्फ़बारी है। सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए और सेनेट में पेश की जाने वाली करारदादों को भी जहन में रखते हुए आप समझते हैं कि अभी भी चांस है कहीं इल्तबा का दो सूबों में या पूरे मुल्क में? देखिए जो दो सूबे जो अहमियत रखते हैं वो तो हैं पंजाब और सिंध। अगर यहाँ इलेक्शन हो जाते हैं तो गवर्नमेंट बन सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी अलायंस के साथ बन सकती है जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट्स ले जाए। अब बलूचिस्तान और केपी जो है वो उनकी अहमियत है अपनी जगह पे। केपी की ज्यादा अहमियत इसलिए है कि वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग का सपोर्ट नहीं है ज्यादा, वहाँ पीटीआई का सपोर्ट है। और कोशिश ये जरूर की जा रही है कि किसी तरीके के साथ पीटीआई का सपोर्ट बेस को कम किया जाए, वहाँ इंडिपेंडेंट्स खड़े किए जाएं वगैरह वगैरह। और आपने देखा कि एक अलग पीटीआई पी पार्लियामेंटेरियंस भी बन गई है। और तो इसलिए ये मुमकिन है कि कोशिश की जाए किसी तरीके से वहाँ इलेक्शंस पोस्टपोन करने की, मगर मैं समझता हूँ कि नहीं, ये इलेक्शंस अब नेशनल लेवल पे हो ही जाएंगे अनलेस एज आई सेड कोई बहुत मेजर इशू ना कोई खड़ा हो जाए, और अभी तक कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो खदशा हो सकता है मुमकिन तौर पर जिसकी वजह से पहले भी डिले हुए उसका जिक्र आपने कर दिया। आपने एक और पेशगोई की थी सिटी साहब, एक कैंपेन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पहले वो शामिल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतवार को कॉल दिया है इमरान खान साहब ने तो कि बाहर निकलें डेमोन्स्ट्रेट वगैरह करें। मैं समझता हूँ इतना ख़ास नहीं होगा, लोग डरते हैं अभी भी, क्योंकि पहले आपने देखा लोगों को उठा के ले गए, तो अब भी उठा तो ये लोग उठे जा रहे हैं जैसे कहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो अमीर लोग हैं वो तो कम ही बाहर निकलेंगे, मगर कुछ लोग निकलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा और पीसफुल रहेंगे। इधर पंजाब गवर्नमेंट ने वो सेक्शन 144 लगा दिया है, तो वो तो जिसको चाहेंगे उठा के ले जाएंगे डब्बे में डाल के। तो क्या ये चाहेगी पीटीआई कि उनके इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे वोटर जो हैं वो फिर जेल में 10 दिन के लिए जेल काटें जाके और बेलें लेने की कोशिश करें? तो मेरा ख्याल लोग केयरफुल रहेंगे। इस संडे को ख़ास मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे या मिलिटेंट किस्म की एक्टिविटी होगी। सिट साहब, कमोबेश ऐसा ही हुआ, कहीं कहीं पुलिस से झड़पों की इतलात हैं और कुछ रिपोर्ट से भी बताती हैं, फुटेज में हमने देखा पुलिस वालों को पीटा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, लेकिन ये पीसफुल ही रहा ओवरऑल। कहीं कहीं हमने देखा आगे आगे एक्टिविस्ट थे, पीछे पीछे पुलिस भागती रही, लेकिन उसके बाद कॉल ऑफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो कैंपेन थी कुछ आवर्स की थी। अब सब लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है और जाहिर है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अभी एक और सरप्राइज उनके पास है और वो कह रहे हैं कि वो सरप्राइज मैं इलेक्शन वाले दिन दूंगा। अब वो क्या सरप्राइज है ये तो खान साहब ही जानते हैं। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो कॉल ऑफ कर दें और कहे कि अब बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शन। कुछ लोग कहें कि कुछ और कोई ना कोई बात कर दे खान साहब। मुझे नहीं पता खान साहब के जहन में क्या है। अलबत्ता ये मुझे पता है कि आज तक जिस पार्टी ने बॉयकॉट किया इलेक्शन उसको नुकसान ही हुआ है, कभी भी फायदा नहीं हुआ। और तो इसलिए ये एक तारीख का एक सबक है। तो हो सकता है कि खान साहब को इसका ना पता हो, अगर नहीं पता तो बहुत से लोग होंगे वहाँ उनको सबक सिखाने वाले। बॉयकॉट से कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि इस वक्त इलेक्शन की फेयरनेस और अनफेयरनेस के ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं और वो तबसरे पाकिस्तान के अंदर तो यही हो रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीटीआई को धमकी दी हुई है, पीटीआई को खुला रास्ता नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह वगैरह। और इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तानी लिख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो भी यही कहानी बता रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर दबाव है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मगर आपने गौर किया होगा कि कोई ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में फ्रॉम देयर ओन साइड कोई ज्यादा चर्चा नहीं है कि इलेक्शन रिग होने जा रही है या खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही या खान की हिमायत के अंदर कोई बयानबाजी हो रही हो। मैं पढ़ के सोच के थक गया हूँ। मुझे नजर कहीं नहीं आता कि खान के लिए कोई हिमायत की कार्रवाई हो रही हो या फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तानी तो कर रहे हैं जो बाहर हैं, वो तो दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। मगर मुझे ये इलेक्शन के बारे में या ये इलेक्शन सही नहीं होगी
इसके ऊपर कोई तबसरे नजर नहीं आ रहे खास। यहाँ तक के यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के जो स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस के जी, उनसे बहुत से सवाल किए जाते हैं हर दफा कि जी पाकिस्तान में तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रही, आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो आगे से बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं देखिए ये हमारा मामला नहीं है, ये अदालतों का मामला है और हम अदालतों के साथ खड़े हैं, जो भी अदालत फैसला करेगी वो सही है, हम इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहते क्योंकि हर सियासी जमात का अपना मौकफ होता है, तो हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जैसे 2018 की इलेक्शन में सबको पता था क्या हुआ, जो आज हो रहा है वही 2018 में हुआ था। अलबत्ता जैसे मैं कहता हूँ कि वो जूता जो है वो दूसरे पाँव पे है, पहले किसी को पड़ रहा था, किसी को पड़ रहा है। तो अब बात यह है कि इसलिए पाकिस्तान में जो दिलचस्पी है दुनिया की वो यही है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ज्यादा वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत बात करती हैं कि जी डेमोक्रेसी हो और ये हो और वो हो, रूल ऑफ लॉ हो, मगर अब सबको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जिस हद तक इंडिपेंडेंट हो सकता है उस हद तक इंडिपेंडेंट है। और अगर वो कुछ ऐसे फैसले कर रहा है जो कंट्रोवर्शियल है तो ज्यादा लोग उस पर तबसरा नहीं करना चाह रहे, वो छोड़ रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानी खुद हल करें। ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई खास रिएक्शन इंटरनेशनल मीडिया से नहीं आएगा। अलबत्ता वो जो लोग इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं वो अपनी रिपोर्टें लिखेंगे, वो कब नहीं लिखते, हमेशा वो लिखते हैं और कहते हैं ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपको पता है उन्होंने तो बेनजीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन के ऊपर भी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखती थी कि जी उनका खदशा ये है, उनका शक ही है, मगर क्या हुआ, तो रिपोर्ट छपी और कुछ उसके ऊपर तबसरा भी नहीं हो पाया। और तो ये चीजें रह जाती हैं। अब होना ये है कि इलेक्शन अगर हो जाए, जैसे भी इलेक्शन हो, तो उसको कबूल कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो लॉबिंग फर्म बताया जाता है पीटीआई की जानिब से हायर की गई है अमेरिका में अपने हक में राय हमवार करने के लिए, उनके असरात अभी तक नहीं पहुंचे अमेरिकी हुकूमत या उसके मौक़िफ़ तक? मैं समझता हूँ अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कोई अपना पॉलिसी चेंज नहीं आएगी। अलबत्ता इक्का दुक्का कांग्रेसमैन है जिनकी पाकिस्तानी कंस्टिट्यूंसीज के साथ राब्ता है और जो कि उनके असर में आ जाते हैं और वो स्टेटमेंट्स इशू कर देते हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि एक तो अमेरिकन कांग्रेसमैन या सेनेटर्स की तरफ से कोई बयानबाजी हो जाए, मगर मैं समझता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है, और अहमियत जिसकी होगी वो है हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सेठी साहब, आपने अभी प्लान सी का जिक्र किया पीटीआई के, या बानी पीटीआई इरादा रखते हैं कि 8 फरवरी को वो कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, और जितने भी मार्केट में कयास आ रही हैं उनमें से जो ज़्यादा ताकतवर इम्प्रेशन है वो ये कि 8 फरवरी को कोई 9 मई दोहराया जा सकता है। आपने अगरचे ये तबसरे में कहा कि लोग डरे हुए हैं उस वाक़े के बाद, उसके बाद जो भी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसमें एक तो ये कि वो मुआवनत करेंगे इलेक्शन कमिशन की और इंतखाबी अमल की आइन के दायरे में रहते हुए, और दूसरा ये कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का अमल किसी को सबोताज नहीं करने देंगे। Is there a message between the lines? Between the lines नहीं, खुली मैसेज है। खुली मैसेज दो तरीके से है आयशा। एक तो ये है कि आपको पता है कि अदालतों ने सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में इजाजत दे दी है, तो ये तो एक बहुत बड़ी धमकी है। और अभी कोई 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा लोगों सिविलियंस को वो मिलिट्री ट्रायल्स होंगी उनकी। और दूसरी चीज ये है कि ये क्लियर कट मैसेज है कि अगर उस दिन किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको या पहले उठा के ले जाएंगे या उसके दौरान उठा के ले जाएंगे। मुझे यकीन है इस बात का कि अगर कोई गड़बड़ हुई किसी किस्म की तो बड़ी सख्त तरीके से कचल दी जाएगी। और इसीलिए फौज को इलेक्शंस के बूथ्स के अंदर नहीं मगर बाहर मे बी 100 यार्ड्स और सो खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो पोलिंग स्टेशन के करीब ही होने के इम्कान होता है कि वहीं लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और कभी कभी ये कोशिश की जाती है कि लड़ाई की जाए, किसी के साथ झगड़ा किया जाए ताकि कोई इंतशार हो, कोई लड़ाई झगड़े हो, गोली चले और उसके साथ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़े। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फौज को बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, पुलिस को बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगे कि अगर कोई जहाँ वो सूंघे भी कोई गड़बड़ है तो लोगों को उठा ले और ले जाए। और मैं ये भी कहूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो कुछ लोग जो कि 9 मई के बाद नहीं पकड़े गए थे और छुप गए थे या मुल्क से बाहर चले गए थे, उनको अभी भी ढूंढ रहे हैं लोग। एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसियां हैं उनको ढूंढ रही है और लिस्टें बनी हुई हैं। और तो ये ऐन मुमकिन है कि
कि अगर इलेक्शन के रोज भी लोग उठाए जाए। ठीक है, तो एक और पेशन गोई आ गई आपकी। और जब हम बात करते हैं इलेक्शन के अमल की, तो जो चीज़ उस दिन फ़र्क डाल सकती है बहुत ज़्यादा, वो है यूथ वोटर। सिट साहब, आपकी बार जो यूथ वोटर है वो टोटल वोट्स का 44% है, और 6 करोड़ से ज़ायद, 6 करोड़ 68 लाख के करीब जो है वो नौजवान वोटर है जो आपकी बार राय देगा। अच्छा, ये तादाद इतनी सिग्निफिकेंट है कि इसको लेकर सर्वेज हो रहे हैं मार्केट में। और एक जो ताज़ा सर्वे आया है वो वॉइस ऑफ अमेरिका का साइंटिफिक बेसिस पर है, इप्सोस की तरफ से कंडक्ट किया गया है, और एज ग्रुप इसमें 18 से 34 साल के दरमियान है। 2000 से ज़ायद अफराद का ये सैंपल है, और ये पूरे मुल्क से किया गया ये सर्वे, और 3 से 12 जनवरी के दौरान ये राय ली गई है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी 2% है, लेकिन जो इसके अच्छे अहम फीचर्स हैं, जो काबिल गौर चीज़ें हैं, वो मैं पहले आपके सामने मेंशन करूंगी और उसके बाद मैं सवाल आपसे पूछूंगी। एक तो ये कि तासुर, आपने कहा इंटरनेशनली तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में ऐसे नहीं लग रहा कि किसी के सर पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या इंटरनेशनली कोई इसको बहुत सीरियस ले रहा है जो यहाँ बातें हो रही हैं। लेकिन इस सर्वे में जब ये सवाल किया गया कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे, तो 65% ने ये कहा कि हाँ जी आज़ादाना होंगे, और फिर इंतखाबात पर कोई इदारा असरअंदाज हो सकता है। 68% कह रहे हैं नहीं, हालांकि आम ख्याल इसके बरक्स है। फिर ये कि कोई मुल्क इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है, जिसमें अमेरिका ज़ाहिर है सब ज़्यादातर यही सोचते हैं कि वही यहाँ मुदाखलत करते हैं, तो 27% ओनली उनके ख्याल में अमेरिका मुदाखलत कर सकता है इलेक्शंस के अमल में। अच्छा, नौजवान इदारों पर कितना एतमाद करते हैं, तो 74% फ़ौज पर एतमाद करते हैं, और 58% ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करते हैं। जब इदारों की हमने नंबर किया कि पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तो इस फहरिस्त में टॉप पे फ़ौज है। अच्छा, अगर वोटर से पूछें, नौजवान वोटर से, कि आप किससे वोट देंगे, तो वो ये कहते हैं कि 78% ये कह रहे हैं कि 2018 में जिसको वोट दिया था हम उसी को वोट देने जा रहे हैं। 70% यूथ वोटर वोट देने का इरादा भी रखते हैं, यानी टर्न आउट भी कम नहीं रह सकता। इसके अलावा कौन से इश्यूज़ उनकी नज़र में अहम हैं, तो 81% के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन। और अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 69% भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। और जब बात होती है ट्रस्ट की, कि आर्मी पर, फ़ौज पर नौजवान कितना एतमाद करते हैं, तो 53% मुकम्मल एतमाद करते हैं। और अगर चारों सूबों का जायज़ा लिया जाए कि चारों सूबों में सबसे ज़्यादा एतमाद किस सूबे में है, तो बलूचिस्तान के नौजवान सबसे ज़्यादा फ़ौज पर एतमाद करते हैं, जबकि पंजाब के नौजवान सबसे कम एतमाद करते हैं, 51%। मुझे आपसे ये जानना है सेठी साहब कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं, ये तो उस आम तासुर जो कि सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर पाया जाता है उससे मुख्तलिफ है, ऐसा क्यों? आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा इनके कुछ फाइंडिंग्स में। अब मेरा जो सवाल है वो मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि सवाल क्या पूछा गया था, क्योंकि देखिए बड़ा डिपेंड करता है कि सवाल किस किस्म का हो। अगर आप पूछते हैं उनको कि सिक्योरिटी के लिए फौज पर एतमाद है, तो मैं समझता हूँ कि 100% लोग कहेंगे, या 90% या 80% कि हाँ जी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर पूरा एतमाद है। अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि जी सियासी जो इंटरवेंशन होती हैं फौज की, आप उसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते, तो मेरा ख्याल है उसका रिजल्ट फर्क निकलेगा। मगर ये बात इस तरीके से सवाल पूछे नहीं जाते, सवाल गोल तरीके से पूछे जाते हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो जब कंपाइल करने लगते हैं तो इस किस्म का बायस आ जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, 2-3 इसमें जो फाइंडिंग्स हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की फाइंडिंग, अगर हाँ फ्री एंड फेयर होंगे, ऐसी क्या बात है, मेजॉरिटी ये कहती है, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। दूसरी बात पे जो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फौज की इस वक्त इतनी स्टैंडिंग हाई है, वहाँ ये तो ऐसे लगता है कि जो सैंपल है या तो वो ऐसी जगह पे किया गया जहाँ नून का वोट बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ उन्होंने मतलब 2000 लोग उन्होंने सैम्पलिंग की है, और वो भी टेलीफोन के ऊपर सैम्पलिंग की है। तो अब डिपेंड करता है सवाल क्या किया गया है। इसलिए मैं भी खुद हैरान हूँ कि ये किस तरीके से ये बना है। इसकी देखना पड़ेगा कि सवाल कैसे बनाया गया था, इसकी बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी। और इन्होंने 7 या 8 मेरा ख्याल है लोकेशंस पे टारगेट किया है, हर प्रोविंस के अंदर एक। अब वो देखना ये है कि अब अगर पंजाब में ये पूछते हैं तो पंजाब में इस वक्त ज्यादातर लोग जो है वो नून लीग के सपोर्टर्स हो चुके हैं। केपी में अगर पूछते हैं तो वहाँ पीटीआई के सपोर्टर्स ज्यादा हैं। कराची में अगर पूछते हैं तो वहाँ पीपीपी के सपोर्टर्स
ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है आप किस पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है और उस पार्टी का बंदा उसी किस्म का जवाब देगा। जाहिर है कि पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूआई और बाकी सारी जमातें एक्सक्लूडिंग पीटीआई सारे यही कहेंगे जी फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और पूरा एतमाद है फौज पे वगैरह वगैरह वगैरह। मगर जो पीटीआई के लोग हैं वो कभी भी नहीं मानेंगे इस बात को। तो इसलिए ये हो सकता है कि इस वक्त जो वोटिंग पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम पीटीआई टुवर्ड्स पीएमएलएन एंड पीपीपी, जो कि हमें बाकी पोल्स भी बता रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो पीटीआई से हट के पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ जा रहे हैं और या इंडिपेंडेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर ये रिजल्ट जो है वो क्रेडिबल है, बिकॉज जो लोग वोट डाल रहे हैं इन पार्टीज के लिए वो तो यही कहेंगे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर है और हमें फौज पे पूरा एतमाद है और कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी वोटिंग को भी तो जस्टिफाई करना है ना कि हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स, बट हकीकत यही है कि इस वक्त अगर आप किसी से कॉन्फिडेंशियली बात करें तो सब मानते हैं इस बात को कि ये इलेक्शंस जैसे 2018 के फ्री एंड फेयर नहीं थे, ये भी इतने फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। ठीक है, इस सर्वे के हवाले से सेठी साहब का तजिया आपने जाना। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बहुत से अहम सवालात, बानी पीटीआई को होने वाली सजाएं और उनका इम्पैक्ट, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। गुज़रे हफ्ते, ये जो हफ्ता चल रहा है इलेक्शन से पहले, इसकी बड़ी खबरें, बानी पीटीआई को 2 मुख्तलिफ केसेस में 2 बड़ी सज़ाएं और नाहली भी साथ साथ, और सिर्फ वही नहीं बल्कि बुशरा बीबी भी हो गई हैं अरेस्ट, लेकिन अडयाला के बजाय वो बनी गाला क्यों मुंतकिल हुई। अभी इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि सेठी साहब, इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इन 2 केसेस में जो सज़ा हुई है आपके ख्याल में ये कानूनी है या सियासी? आप सरप्राइज हुए या शॉक्ड? नहीं, शौक तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ इस किस्म के जब फैसले आते हैं तो उससे कुछ कानून होता है और कुछ सियासत होती है। ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस के अंदर पॉलिटिक्स एंड लॉ दोनों चलते हैं और लॉ को बेंड कर दिया जाता है पॉलिटिक्स के लिए। तो दोनों में पॉलिटिक्स है, मगर ये मैं जरूर कहूँगा कि वो पॉलिटिक्स लॉ के ऊपर इतनी नहीं है जितनी के सिचुएशन के ऊपर है। मतलब है कि मैं समझता हूँ कि कन्विक्शन तो होनी थी, क्योंकि केस खान साहब के खिलाफ बहुत स्ट्रांग है, तो शाखाना का भी और दूसरा केस भी, और भी आगे केसेस आने वाले हैं, सारे बड़े स्ट्रांग केसेस हैं। प्रॉब्लम ये था कि जब ये पावर में थे तो इनको कोई हाथ नहीं लगाता था और इनके ऊपर कोई और केस करने की भी कोशिश करता था तो उसको उठा लिया जाता था और वो केस फारग हो जाता था। अब क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन जिसे कहते हैं ना उल्टे पांव पे है, तो अब वो केसेस लग भी रहे हैं और वो सुने भी जा रहे हैं और लीगली बड़े स्ट्रांग केसेस हैं। सियासी तौर पर 2 चीजें हो रही हैं। एक तरफ से तो खान साहब के वकील जो हैं, वकला हजरात, वो इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज को जो एक दिन में फैसला होना होता है या कानून साजी करनी होती है वो 10-10 दिन, 12-12 दिन, एक हेयरिंग जो है उसको 3-3 हेयरिंग तक खींचा जा रहा है। और दूसरी तरफ, और उसका फायदा वही है, सियासी मौकफ है कि यार इसको जितनी देर खींचोगे उतना बेहतर है, कल को पता है आगे जाके शायद कोई और मौका मिल जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, तो फिर शायद हमारी पार्टी को मौका मिल जाए, जैसे कि पहले तारीख में हुआ है कि एक पार्टी आती है इस तरीके से, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर जो पार्टी बाहर बैठी होती है या जेलों में होती है वो बाहर आ जाती है और इलेक्शन जीत के वो आके पावर में आ जाती है। तो इसलिए हमेशा हर सियासी केस जो होता है उसको डिले किया जाता है, क्योंकि जो पावर में होते हैं लोग वो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कन्विक्शन हो, और जिनके ऊपर केस होता है जो पावर से बाहर होते हैं सियासी लोग, वो कोशिश करते हैं कि इसको डिले किया जाए ताकि हालात तब्दील हो और शायद उनके लिए बेहतरी हो उसमें। तो यहाँ भी इसी सूरत ही है कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो थी वो चाह रहे हैं जल्दी जल्दी फैसले हों। खान साहब और उनके वकला हजरात चाह रहे थे कि डिले किया जाए, तो अब वो डिले कुछ कहीं तो जस्टिफाइड है, डिले कहीं नहीं है। तो ये दोनों तरफ से ये कशमकश चल रही थी, मगर ये फैसले आने ही थे। उसकी वजह यह है कि डिलेस काफ़ी हो चुके हैं दोनों केसेस में, और जाहिर है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है या एंटी पीटीआई लॉबी है, वो ये चाहती थी कि कोई ना कोई इलेक्शन से पहले आ जाए खान साहब के खिलाफ फैसला, ताकि वो एक सिग्नल चला जाए उनके साथियों को कि खान साहब बाहर नहीं निकलने वाले, आप भूल जाए खान साहब को, ये तो अब जेल में ही रहेंगे। जाहिर है लोग ये समझते हैं कि जी कोई बात नहीं, अब हाई कोर्ट में अपील होगी तो हाई कोर्ट में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जरा जो है वो पूरी नहीं हुई, एविडेंस नहीं ली गई, एक्सपर्ट कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, जो अपनी जगह पे सही है।
हाई कोर्ट के अंदर बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे और हो सकता है रीट्रायल की हुक्म हो एक आध केस में, और एक आध केस शायद नॉकआउट भी हो जाए, मगर फिर भी ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, क्योंकि ये एंटी इमरान लॉबी जो है इसको लेके जाएगी ऑल द वे, और उनकी यही कोशिश होगी कि अगर एक दो में ये लेट ऑफ हो जाता है, बाकी 2-3 में ये फंस जाए, ताकि ये अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। उस वक्त तक जब तक हालात ना बदले और इस तरीके से ना बदले कि हवा जो है इमरान खान के हक में फिर चलनी शुरू हो जाए। और वो कब है कैसे है ये कोई नहीं कह सकता, मगर आपने देखा कि बेनजीर को भी बाहर रखा गया, फिर हवा उनके हक में चली, वापस आ गई। नवाज शरीफ को भी जिला वतन कर दिया गया, फिर वो वापस आ गए। तो ये हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा है कि आप किसी को बाहर रखें, मगर जब तक उनकी आवाम में सपोर्ट है तो वो फिर ना फिर किसी वक्त कम बैक कर सकते हैं और करते भी हैं। तो अब ये है कि जो मेरा तजिया यही है कि अभी तो कोई चांस नहीं है खान साहब की। ये 2 केसेस हैं और भी बाय द वे बड़े तकड़े केसेस हैं। वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस बड़ा तकड़ा है वगैरह वगैरह, और उधर भी कन्विक्शन होंगी। इलेक्शन तो से पहले जाइएगा नहीं, अब इलेक्शन से पहले मेरा नहीं ख्याल कोई और होगी, मगर बाकी 1-2 केसेस जो चल रहे हैं, इद्दत में निकाह केस, 9 मई के मुकदमात, जितनी तेज़ी अब की बार दिखाई गई इन 2 केसेस के ट्रायल के सिलसिले में, आपने बताया कि वो हाई कोर्ट में भी देखे जाएंगे और उन्हीं की बुनियादों पर सेट असाइड भी किए जा सकते हैं ये फैसले। तो ये जो तेज़ी से समात है, ज़रूरी था कि 2 मुकदमात में फौरी सजाएं सुनाई जाएं और मशकूक सा बना दिया जाए अमल को? नहीं, देखिए मशकूक अब क्या है, कितनी मशकूक की जरूरत है आपको। बात यह है कि पैगाम देना है। पैगाम जो है जितना तकड़ा होगा उतना उसका इफेक्ट होगा। तो एक कन्विक्शन के साथ लोगों ने कहना था ये तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर इसलिए 2 हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि 1 हो 2 हो, पैगाम चला गया है और ये कंसिस्टेंट है। ये पैगाम खान साहब के एंटी खान साहब पैगाम जो जा रहा है वो कंसिस्टेंट है उनके सपोर्टर्स को, ये पैगाम कि देखिए आप भूल जाएं खान साहब को। ठीक है। अच्छा, ये इसमें सिटी साहब जब पैगाम की बात आ रही है तो ये बुशरा बीबी को अरेस्ट करके फिर उन्हें बजाय अडयाला के, वो पहुंची अडयाला थी लेकिन फिर बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया, उनकी इस मुंतकिली में किसके लिए पैगाम है? और ये जो बनीगाला मुंतकिली है ये किसी मुलाकात या दरख्वास्त के बगैर हुई है? देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि तोशा खाना केस के अंदर बुशरा बीबी को कैसे कन्विक्शन हो गई। तोशा खाना तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, गिफ्ट तो उन्होंने लिए हैं, और अगर उनकी एहलिया ने भी कोई गिफ्ट ली है तो वो तो खान साहब का जिम्मेदारी थी कि वो तोशा खाना के अंदर डिक्लेयर करते, और जो खरीदो फरोख्त भी हुई है वो भी खान साहब ने की है। तो नाम तो उनका है, तो केस तो खान साहब के खिलाफ बनता है। मुझे नहीं समझ आई बुशरा बीबी के खिलाफ कैसे केस बन गया। अलबत्ता और भी चीजें हैं जहां उनका नाम आएगा आगे। तो अब मुझे जो नजर आ रहा है, आपको पता होगा कि काफी जब नए नए खान साहब की पावर में आए थे तो कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे इनके आपस में, तो उस वक्त मैंने कुछ जिक्र कर दिया कहीं, तो खान साहब बड़े नाराज हो गए और मेरे ऊपर एक केस कर दिया उन्होंने। हालांकि मैंने नाम वाम भी नहीं लिया था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है बनीगाला में। खान साहब ने समझ आ गई कि उनकी बात हो रही है या उनका ख्याल था कि उनकी बात हो रही है, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। मगर बात यह है कि सबको हैरानगी इस बात की थी कि ये जोड़ी बनी कैसे। खान साहब का जो सारा रवैया है, ग्लोबल आउटलुक है, पैदाइश है, सब जो है, हर एक चीज जो है बिल्कुल फर्क है बुशरा बीबी की लाइफ के साथ। तो कैसे इनका इकट्ठ हुआ, कैसे ये इन्होंने फिर निभाने की कोशिश की, बहुत सी कहानियां हैं। तो मुझे नहीं लगता था ये स्टेबल मैरिज है, और मुझे ऐसे ही लगता था कि किसी न किसी स्टेज पे ये डिवोर्स हो जाएगी। अगर बड़ी बात है कि अभी तक इकट्ठे थे आखिरी वक्त में भी, क्योंकि जब मसले आते हैं तो वो उसी वक्त जब तकलीफ होती है तो रिलेशनशिप जो है ना वो खराब होनी शुरू हो जाती है, और मुख्तलिफ राय होनी शुरू हो जाती है कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुम्हें मैंने कहा था ये मत करना, तुमने किया, ये तुम्हारी वजह से ये हुआ, वगैरह वगैरह। तो अब ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा ये सिलसिला, क्योंकि अब उनको दूर कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। पहले तो बुशरा बीबी को इजाजत थी उनको मिलने की, अब वो भी मुश्किल हो गया। अगर एक ही जेल में रहते तो फिर भी इम्कान था कि इनकी वहां मुलाकात हो जाए, या इलीगली या इलीगली, और या कम्युनिकेशन हो जाए पर्ची के जरिए या
पैगाम के जरिए एक ही जेल में होने से। और यहाँ ये है कि अब मुश्किल हो जाएगा खान साहब को कि बनी गाला तक पहुंचना, तो इसलिए उनको बनी गाला रखा। मगर बनी गाला में क्यों रखा? अगर उनको कोई और जेल में भी तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखा और जेल में? और अगर उनको थोड़ी सी हैसियत की वजह से कुछ उनको फैसिलिटी देनी थी तो उनको किसी रेस्ट हाउस में भी रखा जा सकता। मगर बनी गाला जैसे महल में अपने घर में, अब मैं आपको बताऊं जो तारीख हमें क्या बताती है, फिर आप खुद सोच लीजिएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। तारीख ये कहती है कि जब सियासतदानों को या उनकी अहलियों को गेस्ट हाउसेज में या रेस्ट हाउसेज में या उनके घर में जला वतन किया जाता है, सब जेल डिक्लेयर कर दी जाती है, जी। तो उससे सिग्नल ये होता है कि इसकी खास सीरियस नौयत नहीं है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये सियासी फैसला है, किसी वक्त भी ये बाहर आ सकते हैं। अच्छा। और जब उनको जेलों में रखा जाता है और वहाँ कंडीशन सख्ती होती है तो उसका और पैगाम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी को जो यहाँ रखा गया है, इससे मतलब ये है कि बातचीत चल रही है, और बातचीत क्या चल रही है वो मुझे नहीं पता, अभी तक पता चल जाएगा जब बात चलेगी आगे। मगर इतनी बात क्लियर है कि उनको एक सहूलत दी गई है, और वो इसीलिए दी गई है ताकि उनका ज़हन जो है उसको तब्दील किया जाए और उनसे कुछ मालूमात हासिल की जाए और उनको तैयार किया जाए कि वो किसी न किसी स्टेज पे ऐसी गवाही दें जिसके साथ खान साहब को और भी नुकसान हो। आप तो सारी बात ही कर गए, आपने तो मेरे सारे सवालों के जवाब एक साथ दे दिया। असल में आपकी जो तज्जिया है वो ये तो उसको इस बात से भी मिलती है कि हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर मुतहरिक ख़वातीन रहनुमा जो है, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमज़ा हो गई, दीगर भी बहुत से नाम हैं इस लिस्ट में, वो सभी आम जेलों में कैद रही। यहाँ तक कि बानी पीटीआई आम जेल में है और अब कुछ थ्रेट्स भी ऐसे मौसूल हुए हैं, मुबैना तौर पर कॉल्स मौसूल हुई हैं जिसमें अडयाला जेल को उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन बानी पीटीआई अभी भी वहाँ है। बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला मुंतकिल कर दी गई हैं। तो इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत से इशारे हैं, सारे इशारे सेठी साहब ने समझा दिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब इस सेगमेंट में आपके सवाल हम शामिल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवालात हमें मौसूल होते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सेठी साहब को फॉलो करने वालों का सियासी शऊर भी बहुत आला है। सबसे पहला सवाल इस्लामाबाद से मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा ने किया है। क्या पूछ रही हैं वो? आप ज़रा इस बात पे रोशनी डालें कि पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं बाजवा साहब को और फैज़ हमीद को। उसमें एक कैरेक्टर जरदारी साहब का भी था। वो अगर उस टाइम पे शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए राजी हो जाते तो उस टाइम पे गवर्नमेंट बनती ही नहीं पीटीआई की। और मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि जरदारी साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की ही साइड से खेलते हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये जरदारी साहब ले जाएंगे और पीएमएलएन जो है ना वो देखती ही रह जाएगी। ये आपने सवाल सुना, वो पूछ रही है कि पिंगे जो हैं वो अगर मुस्लिम लीग नून डाल रही है तो झूले जो हैं वो जरदारी साहब ना ले जाए। क्या कहेंगे आप जरदारी साहब की सियासत के बारे में सेठी साहब? देखिए, मैं तो हमेशा बड़ी इज्जत करता हूँ जरदारी साहब की। उसकी वजह यह है कि सियासत में तो बहुत आगे है सबसे वो, क्योंकि और उनको एक बात का एहसास है जो कि शुरू में मोहतरमा को नहीं था, मगर उसके बाद मोहतरमा को भी उस बात का एहसास हो गया। वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखनी है। जब मोहतरमा भुट्टो 1988 में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़े ले लिए। उनका ख्याल था कि मैं पॉपुलर लीडर हूँ, अवाम मेरे साथ है, ये एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है मैं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी छुट्टी करा दी और नवाज शरीफ साहब को खड़ा कर दिया उनके खिलाफ और साजिश करके उनको छुट्टी करा दी। और उसके बाद मोहतरमा को समझ आई कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। नवाज शरीफ साहब आए, उनका ख्याल था कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है तो मैं जो चाहूँगा मैं कर लूँ, मगर इस शौक में या ख्वाब में उन्होंने भी झगड़े शुरू कर दिए कि नहीं ये मेरा हक है और ये मेरा हक नहीं है। उनकी भी छुट्टी हो गई। फिर उन्हें थोड़ी बहुत समझ आई, पूरी समझ नहीं आई। मोहतरमा इन द मीनवाइल वापस आई तो उन्हें पता था कि अब मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं करना। उन्होंने कोई झगड़ा प्राइम एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं किया। उनका झगड़ा फारूक लगारी प्रेसिडेंट के साथ हो गया और फिर फारूक लगारी ने उनकी छुट्टी करा दी, बिकॉज उस वक्त 58(2) भी आइन के अंदर हिस्सा था। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा सकता था, गवर्नमेंट खत्म कर सकता था। और फिर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सजाद अली शाह ने प्रेसिडेंट का साथ दिया और मोहतरमा बाहर आ गई, मगर मोहतरमा ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने फिर झगड़े शुरू कर दिए
और मुशर्रफ के साथ झगड़ा कर लिया तो छुट्टी हो गई। लोग ये कहते थे कि मोहतरमा तो सीख गई है, और मोहतरमा के साथ जरदारी साहब जिन्होंने 8 साल जेल काटी और उनको पता है एस्टैब्लिशमेंट का पावर क्या है, और क्योंकि वो एक माइनॉरिटी प्रोविंस से आते हैं उन्हें और भी ज्यादा एहसास है इस बात का, क्योंकि उन्हें पता है कि MQM को किसने बनाया और किसने वहां रखा, और उन्हें पता है उसके साथ क्या नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को, और कराची उनके हाथ से निकल गई। तो इसलिए वो एस्टैब्लिशमेंट का पावर जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, और उनका यही फैसला है कि जो भी करेंगे हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्हें आखिरी वक्त पे भी एक सबक सिखा दिया गया, जबकि उन्होंने कोशिश की थी किसी एक स्टेज पे जब ये उसामा बिन लादेन का मसला हुआ, और तो उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर इल्जाम लगा था, वो उस वक्त इनके एडवाइजर थे, और हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर इल्जाम लगा के उन्होंने अमेरिका की गवर्नमेंट की इमदाद मांगी है, मगर ऐसी बात नहीं थी, मगर शक ये था कि जरदारी साहब ने कहा यार जरा अमरीकन तो कहो कि साड़ी फौज ना आओ मेमोगेट, तो मगर फिर भी जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट का झगड़ा नहीं करते, और जहां होता है वो मिल के काम करते हैं। गालबन सर जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में, और बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ होता है। अभी भी ये जो बाप पार्टी के कुछ लोग चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, उनको ग्रीन लाइट मिली है एस्टैब्लिशमेंट में से, तो वो गए हैं। मैं सरफराज बुख्ती और उनके साथियों की बात कर रहा हूँ, और इस वक्त भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं आपके, वो भी पीपल्स पार्टी की ज्यादा बात सुनते हैं, नून लीग की बात कम सुनते हैं, बिकॉज उन्हें यही इशारा है कि पीपल्स पार्टी के साथ बना के रखनी है, क्योंकि बलूचिस्तान में उनकी अहमियत है, और ऐन मुमकिन है कि वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी वही बनाए। अच्छा। और एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ। क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहेंगे कि नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट बनाता है तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और वो सिर्फ जरदारी साहब ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरा जवाब ये है कि जरदारी साहब गेम बिल्कुल खेलेंगे। नवाज शरीफ जरदारी साहब को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, और जरदारी साहब तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते। वो तो हर बात अपनी पूरी करने की कोशिश करते हैं कि लोग उनको ट्रस्ट करें, और वो हमेशा जो डील करते हैं उसके ऊपर पाबंद रहते हैं। बाकी सियासी जमातें इधर उधर हो जाती हैं, मगर जरदारी साहब का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ धोखा नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, और जो वादा करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को वो पूरा करके देते हैं। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट शायद पसंद नहीं करती पीपल्स पार्टी को, बिकॉज एक पूरी तारीख है पीपल्स पार्टी की, और एस्टैब्लिशमेंट के एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी रही है वो, और इसलिए वो उसको पूरा पसंद नहीं करते, मगर उनके साथ चलना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है ये बहुत बड़ा मोहरा है उनके हाथ में पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद बीनी का इनिशिएटिव था ना सिटी साहब? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग आपने सारी हिस्ट्री बता दी और फ्यूचर भी बता दिया बातों बातों। साहब ने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया, ईंट से ईंट बजाने के बाद दीवार और उसकी बुनियादें मजबूत बनाना वो सीख गए, लेकिन सीखा किसने नहीं है, इस पर एक सवाल है। मंसूर खान साहब मर्दान से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नजम सिटी साहब से ये सवाल है, जिस तरह 2018 में इमरान खान को हुकूमत दिया गया था, वो जिसके सहारे वो आया था, नवाज शरीफ भी क्या इसी तरह वो हुकूमत में आ रहा है, या अपनी वोट या आवाम के जरिए आ रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ का भी यही हशर होगा जिस तरह इमरान खान का हुआ है? असल में सिटी साहब इस इलेक्शन को लेकर सभी के जहनों पे यही सवाल है, आप इसका जवाब दे दें। देखिए, बात यह है कि इमरान खान को 2018 में वोट तो पड़ा था, मगर इतना वोट नहीं पड़ा था कि वो हुकूमत बना सकते, और नून लीग को वोट मिला था, मगर इतना वोट नहीं मिला था कि वो खुद अपने पांव पे खड़े होकर एक हुकूमत बना सकते। वोट डिवाइड हो चुका था। एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट्स को इकट्ठा करके और खान साहब के हवाले कर दिया, और बाकी छोटी जमातों को भी डंडा देके कहा जाओ उधर, और वो खान साहब के पास पहुंच गए। ये हुआ, ठीक। अब क्या होगा? अब डिपेंड करेगा कितना वोट नवाज शरीफ को पड़ता है और कितना वोट पीटीआई को पड़ता है। पीटीआई की पॉपुलैरिटी के बारे में तो केपी में स्पेशली और पंजाब में भी ठीक ठाक पॉपुलैरिटी है, तो देखना यह है कि अब कितने वोट पड़ते हैं उनको और उनकी कितनी सीटें निकलती हैं। अगर तो सीटें निकाल गई पीटीआई, जो कि मुझे लगता है कि 60-70 से ज्यादा सीटें नहीं निकालेगी वो, अगर इतनी निकाल जाती है तो प्लेयर तो होगी वो, मगर फिर मियाँ साहब जो है वो भी 120 से 110 तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मियाँ साहब को फिर शायद जरदारी साहब की जरूरत ना पड़े, और अगर जरदारी साहब की जरूरत पड़ गई और जरदारी साहब भी ले गए 50-60 सीटें, तो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। तो इसलिए इस वक्त ये कहना
कि कौन अकेले अपने पाँव पे खड़े होकर हुकूमत बनाएगा या नहीं बनाएगा, जरा मुश्किल है। ये नंबर्स गेम है। मुझे नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कैलकुलेशंस की हुई है, मगर ये कहा जाता है कि जो भी आप कैलकुलेशंस करें, अवाम की जो जब कैलकुलेशन होती है वो सबको खत्म कर देती है, सारी कैलकुलेशंस को वो कुछ और ही निकालती है। फिर उसको तब्दील करना भी होगा ताकि थोड़ा बहुत वोट जो है जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से नजर आए। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कैसे हुकूमत बनेगी, कौन अलायंस पार्टनर्स होंगे, कौन नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे कि वो जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके के साथ वो खुद अपनी हुकूमत बना ले, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। तो अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वो 100-125 सीटें मिल जाए, जिसके ऊपर वो बाकी रिजर्व सीट्स जो है वो लेके 150-160 तक पहुंच जाए, और 10-15-12 सीटें और चाहिए हो हुकूमत बनाने के लिए, तो वो तो मिल जाती हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर तबसरा करना मुश्किल है। अलबत्ता ये बात जो आपने कही कि जी क्या हशर क्या होगा अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं, तो हशर क्या होगा। देखिए अभी ये सवाल चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे अगर नून लीग को मौका मिलता है, या शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश तो यही है नवाज शरीफ साहब की कि वो हुकूमत बनाए, मगर ये बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि वोट कितने पड़ते हैं और किस किस्म की कोalition बनानी पड़ती है। अगर तो एक लंबी चौड़ी कोalition बनानी पड़ेगी जैसे PDM बनी थी, फिर तो मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, क्योंकि वो बेसिकली कोalition गवर्नमेंट को नहीं चलाना चाहते और ना ही समझते हैं कि उससे कोई काम होता है, बदनामी ही होती है, क्योंकि हर बंदा खींच रहा होता है किसी एक तरफ कोई दूसरी तरफ, और उससे करप्शन के बड़े इम्कानात होते हैं, क्योंकि हर बंदा कहता है पार्टी वाला मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे दे, तो सारा दिन आप कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। मियां साहब का ये तबीयत नहीं है। वो कहते हैं खुली छुट्टी मिले मैं काम करके दिखाऊं, नहीं करूंगा तो नहीं आऊंगा, मगर उनको काम करने की इजाजत नहीं मिलती। 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, और कोई ना कोई इशू बन जाता है, उनको बाहर निकाल देते हैं। अभी तक बेचारों ने 5 साल नहीं काटे, अगर 5 साल मिल जाते तो पता नहीं क्या कर देते, मगर उनको हर तीसरे चौथे साल उनको फारग कर देते हैं। अब आप देखें न, शहबाज शरीफ साहब ने एक PDM गवर्नमेंट तो चलाई है, बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी, इससे कोई शक नहीं है, क्योंकि जो इक़दामात किए उन्होंने स्पेशली IMF के ऑर्डर के ऊपर, वो मुश्किल से और बड़ी बदनामी हुई इस हुकूमत की, खुसूसन नून लीग की, मगर उन्होंने कोalition को बरकरार रखा, क्योंकि कोalition को सपोर्ट भी थी एस्टैब्लिशमेंट की। तो अब ये है कि उस किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है। अगर वो सिचुएशन होती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट निकाली जाएगी, गवर्नमेंट चलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट फिर मिलजुल के ही चलेगी और पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होगी। इसको चलाना है हमने, और हमने डिलीवरी देनी है, जो बातें की है, और सख्त फैसले करने हैं। ठीक है। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो चलेगा। अगर मियां साहब आ गए और वो उन्होंने कहा कि जी अब मुझे खुली छुट्टी मिलनी चाहिए और मैंने ये करना है वो करना है, तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं तो इम्कान होता है कि जी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। मगर हम उम्मीद यही है कि मियां साहब भी सबक सीख गए होंगे कि लड़ाई झगड़े के साथ सिर्फ उनका ही नुकसान होता है और किसी का नहीं होता। और अब मैं देख रहा हूँ कि मियां साहब ने काफी कॉम्प्रोमाइज की है। पहले वो इतने कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, अब उन्होंने ये बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज की है, जिस तरीके से उनको वापस वो आए हैं और रिहाई हुई है, और उन्होंने आके एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करना बंद कर दिया है एंड सो ऑन। वैसे उनका बयानिया ही था। अब जो मर्जी कहें वोट को इज्जत दो, तो यही बात थी। अब वो कहते हैं नहीं वोट को इज्जत दो, कोई और बात थी, वो अलग है। अब वो कहते हैं जो लोग हमारे लिए वोट करेंगे वो ठीक है, अल्लाह ना कहते। हाँ, जो हमें वोट करते हैं हम उनको इज्जत दें, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने उसको टोटल बदल दिया। लेकिन इस बदलने के पीछे क्या वजूहात है उन सब हो गया। और शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, PDM के दौरे हुकूमत में हमने देखा था कि बिलावल अगर शिकवा करते तो शहबाज शरीफ साहब उसको दूर करने के लिए फ़ौरन पहुंच जाते थे, फंड्स भी रिलीज़ कर दिए जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सूरत में क्या हो सकता है वो आपने जाना। इसी तरह के उछूते और दिलचस्प सवालात टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर, इस पर अपने ऑडियो वीडियो मैसेज के जरिए सेठी साहब से आप पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।